करीब 1.5 साल के बाद मैं ओएनजीसी के इस मेहसाणा एसेट में दोबारा आया हूं। मुझे याद है तब तक 2023 में जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, राष्ट्रीय संविधान दिवस को मनाना था, तब मुझे बुलाया गया था। भारत के संविधान के बारे में तब मैंने काफ़ी बातें करी थी और आज मौका मिला है कि उसी संविधान के मुख्य रचयिता, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है। तो इस मौके पर मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखूं। जय भीम बोलना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सिर्फ जय भीम बोल देना काफी नहीं है। जय भीम में भीम का मतलब क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते तब तक जय भीम कहना गलत होगा। भीम, भीमराव, बाबा साहब, हम बाबा साहब को मानते हैं, कई लोग तो उनकी पूजा करते हैं, हम उनके पुत बनवाते हैं। जब भी ऐसे मौके हमें मिले तो हम उनको याद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाना है, सही मायने में जाना है? अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जो जय भीम के नारे बार बार लगाता है, उससे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान क्या है, आपकी जिंदगी में योगदान क्या है, इस देश में उनका क्या योगदान रहा है, मैंने पाया है ज्यादातर मामलों में ये होता है, कुछ गिने चुने लोग होते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान के बारे में कुछ बता सकते हैं। ज्यादातर लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि वो तो एक दलित नेता थे, और मुझे इन बातों से काफी परहेज है, मैं इनको अवॉइड करता हूं, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वो संविधान के निर्माता थे, संविधान बनाने के लिए हमारी संविधान सभा बनाई गई थी, और संविधान सभा के लिए जब चुनाव किए गए ना 1946 में, करीब 400 सदस्य उस सभा के लिए चुने गए थे। आजादी के बाद उस संविधान सभा में कुल मिलाकर करीब 300 सदस्य बचे थे। इतने सारे सदस्यों ने मिलकर हमारे संविधान की रचना की है। हाँ, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन यह कहना कि अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही संविधान की रचना की है, मैं कहूंगा कि वो गलत होगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात आए तो हमारे पास कुछ चुनिंदा सूचनाएं हैं कि जिसके आधार पर हम बातें करते रहते हैं। इससे हुआ यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, एक एकेडमिशियन, अ स्कॉलर, उस एस्पेक्ट को हम कभी भी खोल नहीं पाए। आज के सेशन में मैं यही कोशिश करूंगा कि उस इंटेलेक्चुअल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने सामने पेश करूं, उनकी बातें रखूं। मुझे कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नेशन बिल्डिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे उस पर बात करनी है। नेशन बिल्डिंग माने कि राष्ट्र निर्माण, भारत राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान क्या रहा है, वो हमें जानना है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला सवाल यह होता है कि क्या हम ये जानते हैं कि राष्ट्र क्या होता है? व्हाट इज नेशन? राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। जमीन के उस टुकड़ों को कहा जाता है देश, कंट्री। कंट्री, देश अलग होता है, नेशन, राष्ट्र अलग होता है। राष्ट्र माने कि लोग, किसी एरिया को, किसी जमीन के टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहते हैं। राष्ट्र माने कि लोग, हम लोग, ऐसे लोग कि जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकता है कि वो भाषा के आधार पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकता है कि एक इतिहास के आधार पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकता है कि किसी संस्कृति के आधार पर वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो सकता है कि एथनिसिटी के आधार पर वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है राष्ट्र। उन लोगों के अंदर ये चेतना होनी चाहिए कि हम एक हैं, उन लोगों के अंदर ये भाव, ये सभानता होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है एक राष्ट्र। ये सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत एक राष्ट्र है? कई स्कॉलर्स मानते हैं कि हां, भारत एक राष्ट्र है। इतने सारी संस्कृतियां इस देश में पनपती है, फिर भी देखिए हम सब एक ही तो है।
लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना यह है कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। अगर हम एक होते तो क्या हमारे बीच कोमवाद होता? क्या हम धर्म के नाम पर लड़ते? अगर हम एक राष्ट्र होते तो क्या हमारे बीच जातिवाद होता? कि क्या जाति के आधार पर हम एक दूसरे से बटे हुए होते? अगर हम एक राष्ट्र होते तो क्या हमारे देश में प्रांतवाद होता? नहीं होता। यह साबित करता है कि अभी तक हम शायद राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। कई स्कॉलर्स का तो यह भी मानना है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, रादर इट इज अ नेशन इन मेकिंग। भारत एक राष्ट्र है नहीं, वो राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहा है। कई स्कॉलर्स तो ये भी बताते हैं कि इंडिया इज अ नेशन बट रादर इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेशंस। इट इज अ नेशन विच इज अ कलेक्शन ऑफ नेशंस, मतलब कि एक राष्ट्र के अंदर काफी सारे राष्ट्र जुड़े हुए हैं। गुजरात एक राष्ट्र है, महाराष्ट्र दूसरा राष्ट्र है। तमिल लोगों से मिलिए, तमिल्स अपना एक अलग राष्ट्र बनाते हैं। कन्नड़ा के लोग, कन्नड़ा भाषा बोलने वाले लोग अपना एक अलग राष्ट्र बनाते हैं। तो भारत एक राष्ट्र अभी तक बना नहीं है। इतने सारे राष्ट्र हैं जिन सभी को मिलाकर एक साथ लाकर हमें एक भारत राष्ट्र बनाना है। और इसी राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। एक ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि जिस विचारधारा की मदद से हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके। वो विचारधारा भारत के संविधान की है, वो विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। लोगों को जोड़ने के लिए एक विचारधारा फैलाई जाती है जिसको कहा जाता है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। जरूरी है, अगर राष्ट्रवाद की विचारधारा लोगों के बीच फैलाई ना जाए तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे कैसे? फैलाई जाती है राष्ट्रवाद की विचारधारा, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है, पैट्रियोटिज्म इज वन थिंग, नेशनलिज्म इज अदर थिंग। पैट्रियोटिज्म माने कि देश प्रेम, नेशनलिज्म माने कि राष्ट्रवाद। हमें ज्यादा यकीन होना चाहिए देश प्रेम के अंदर, न कि राष्ट्रवाद के अंदर। राष्ट्रवाद बिल्कुल बुरी चीज है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई बार यह होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम हमारे देश को प्रेम किए बगैर अपने आप को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, which might prove to be a failed attempt। रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने नेशनलिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा है और इन्हीं चीजों को लिखते वक्त उन्होंने बताया था राष्ट्रवाद जरूरी है, लेकिन साथ में उसके खतरे भी हैं। अगर उन खतरों को हमने नहीं समझा तो शायद आपका देश बर्बाद भी हो सकता है। एक राष्ट्रवादी था जो जर्मनी में पैदा हुआ था, हिटलर। वो भी तो राष्ट्रवादी ही था। जर्मनी का उससे क्या हाल हुआ हमने देखा। कहने के मायने ये हैं, राष्ट्रवाद काफी नहीं है। राष्ट्रवाद से पहले आपके अंदर होना चाहिए देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म। देश प्रेम का मतलब क्या होता है? बिना शर्त मैं अपने देश से प्यार करूं। प्यार या फिर मोहब्बत करने के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं होती है, जबकि राष्ट्रवाद शर्तों के साथ आता है। और इसीलिए आप पूरे संविधान को पढ़िए, पूरे संविधान में कहीं पर भी आपको राष्ट्रवाद शब्द का जिक्र नहीं मिलेगा। The word called nationalism is not found in any of the articles or the provisions of the Constitution of India। पूरे संविधान में राष्ट्र शब्द भी सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया गया है और वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। कहा गया है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडितता को हमें बरकरार रखना होगा। बस एक ही बार राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रवाद शब्दों का इस्तेमाल हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया है। यह हमें समझाता है कि हमारे लिए नेशनलिज्म से ज्यादा मायने होने चाहिए पैट्रियोटिज्म के। ये कैसे होगा? इसके लिए पहले हमें नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म के बीच का जो ये तफावत है वो समझना होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया। और इस फर्क को समझने के बाद हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, इस देश के बारे में क्या सोचा था। कुछ वक्त पहले हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं शशि थरूर जी, उन्होंने एक सुझाव रखा था कि अब यह वक्त आ चुका है कि हम भारत की जो राजधानी दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा भारत में एक और राजधानी बनाएं। आज हमारे पास देश में एक ही राजधानी है, there is only one capital for India and that is in Delhi। What he proposed was we should be having one more capital। हमारे पास एक और राजधानी होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा
कि आप दिल्ली को बंद ही कर दीजिए, वो राजधानी होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब विंटर होता है, आपको भी पता होगा, उन ठंडियों में दिल्ली रहने लायक बचती ही नहीं है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कतें आने लगती है। तो इसीलिए शशि थरूर ने यह सुझाव रखा था कि अब यह वक्त आ चुका है कि दिल्ली को हम बिल्कुल बंद ही कर दें, और अगर दिल्ली को राजधानी के रूप में चालू रखना है तो रखिए, लेकिन उसके अलावा भारत के लिए एक और राजधानी भी होनी चाहिए। माने कि देश के लिए दो दो राजधानियां होनी चाहिए। अब कई लोगों को यह लगा यह बकवास है, दो राजधानियां थोड़ी ना हो सकती है। अब देखिए साउथ अफ्रीका को, अब देखिए श्रीलंका को, अब बात करें तांजानिया की। आज विश्व में कम से कम 10 से 15 ऐसे देश हैं जिन देशों के पास दो राजधानियां हैं। कम से कम 10 से 15 ऐसे देश हैं कि जहां पर दो राजधानियां हैं। अगर आपको पता हो कि कुछ वक्त पहले आंध्र प्रदेश ने यह कोशिश करी थी कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानियां बनाई जाए। माय पॉइंट इज, ये बात इतनी नई नहीं है, और हमें तो ये बात जरा भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए दो राजधानियां होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले आजाद भारत के इस डिस्कोर्स में लाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1955 के साल में, 1955 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक राइटिंग तैयार किया था, छोटी सी एक किताब तैयार करी थी जिसका नाम है लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया। आपको पता होगा कि जब हम आजाद हुए, हमें ये पता नहीं था कि राज्य किस आधार पर बनाया जाए। ऐसे ही आप लकीर नहीं खींच सकते हो कि ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, वो राजस्थान हो गया। राज्य बनाने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ शर्तों के आधार पर राज्य बनाए जाते हैं। तब लोगों की मांग ये थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, मतलब कि हर भाषा समूह को एक अलग राज्य दिया जाए। अब ये तो गलत होगा। इस देश में कम से कम 700 से 800 भाषाएं बोली जाती है। हर एक भाषा समूह को उसकी भाषा के आधार पर अगर अलग राज्य दिया जाए तो हमें इस देश के अंदर 700 से 800 राज्य बनाने पड़ेंगे। 550 के करीब वो रियासतें हुआ करती थी आजादी के वक्त, उनको मिलाकर हमने एक बड़ा भारत देश बनाया। अब उसी भारत देश के अंदर अगर हम 700 से 800 राज्य बनाते हैं भाषा के आधार पर, वो कितना गलत होगा। सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। लेकिन लोगों की मांग तो यही थी कि भाषा के आधार पर ही राज्य होने चाहिए, और आखिरकार 1953 में आजाद भारत का सबसे पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, जो कि था आंध्र स्टेट, आंध्र राज्य। तब पूरे देश में दोबारा एक बार भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांगे शुरू हुई, और इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह राइटिंग तैयार किया था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया। आप इस राइटिंग को पढ़िए, इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। अंबेडकर जी ने इस राइटिंग में आर्ग्यू किया था कि भारत के पास दो राजधानी होनी चाहिए। मतलब कि 70 साल बाद आज जो बात शशि थरूर बता रहे हैं, वो बात तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहली बार करी थी। सवाल, दिल्ली से क्या तकलीफ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बातें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उनमें से एक बात यह है, वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। वो कभी भी ऐसे ही बात नहीं करते हैं कि मैं ये मानता हूं इसीलिए ये होना चाहिए। वो हमेशा तर्क देते हैं, कारण देते हैं कि मैं ये मानता हूं तो क्यों मानता हूं, उसके पीछे वजह क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, उसका लॉजिक क्या है, what is the rationality of that argument. He would always put forward that fact, logic and rationality behind his argument. उन्होंने अपनी इस किताब में वजह बताई है कि दिल्ली को राजधानी रखने में दिक्कतें क्या है। मैंने जब सबसे पहली बार इस किताब को पढ़ा, मैं हैरान था कि कोई इंसान 1950 के दशक में ये सब चीजें कैसे सोच सकता है, और ये चीजें हमारे सामने क्यों नहीं लाई गई। जैसे कि उन्होंने कहा, अब दिल्ली का लोकेशन देखिए, दिल्ली बिल्कुल नजदीक है पाकिस्तान से, बिल्कुल नजदीक है पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो हमारा ही भाई था, अलग हुआ। अलग कैसे हुआ? पार्टीशन से हुआ, और फिर वो हमारा दुश्मन बन गया।
आज भी वो हमारा दुश्मन है। अंबेडकर जी ने बताया कि पाकिस्तान आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कल चलकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती है, युद्ध होता है, पाकिस्तान आप पर हमला करना चाहता है, उसके लिए दिल्ली पर हमला करना बिल्कुल आसान होगा। बस एक बम फेंकने की देरी है। उसने एक बम गिरा दिया, आपकी राजधानी तबाह। अगर आपकी राजधानी ही तबाह हो जाएगी, फिर आप देश को कैसे संभालोगे? तब चीन के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन चीन के रवैये को देखकर तब अंबेडकर जी ने इसी किताब में बताया था कि मुझे लगता है अभी चाइना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि आने वाले 10-15 सालों में भी रिश्ते इतने अच्छे हो सकता है कि रिश्ते बिगड़े और चीन भी हमारा दुश्मन बन जाए, जो इवेंचुअली बना। आपको पता ही होगा 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया था। वो भविष्यवेत्ता नहीं थे, फिर भी चीजों को वो पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। उन्होंने बताया कि चीन के साथ हमारा युद्ध हो सकता है और वहां पर भी यही मुद्दा आएगा। अगर चीन हम पर आक्रमण करना चाहता है, वो इजीली दिल्ली पर बम गिरा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि दिल्ली में राजधानी ना हो। अगर है तो दुश्मन देशों को बहुत ही फायदा मिलेगा। एक और चीज, उन्होंने कहा कि भारत के अंदर दो भारत बसते हैं। एक है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, और दूसरा है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। हमें भी ये मानना होगा, दो वी क्लेम टू बी वन इंडिया, देयर आर टू इंडियाज विद इन वन इंडिया। वन इज नॉर्थ इंडिया, द अदर इज साउथ इंडिया। आज हम गुजरात में हैं, गुजरात से आगे महाराष्ट्र जाए, राजस्थान जाए, लगता है कि संस्कृति हमारे जैसी ही है, लेकिन जैसे ही जाते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, it sounds that it is like a cultural shock. Not a single word of the language we can understand. एक शब्द भी समझ में नहीं आता है। तो it is reality कि भारत के अंदर दो भारत बसते हैं। अंबेडकर जी ने बताया कि एक भारत के अंदर दो भारत बसते हैं, फिर भी आपकी राजधानी कहां पर है? दिल्ली में, जो कि नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, दिल्ली में, जो कि उत्तर भारत में है। इससे होता क्या है? दक्षिण भारत के लोगों को लगता है कि वी आर नॉट फाइंडिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल पॉलिटिक्स। देश की राजनीति में हमें हिस्सेदारी नहीं मिली हुई है। और आज भी आप देखिए, ज्यादातर जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, हमारा प्रिंट मीडिया है, वहां पर खबरें किन एरियाज से ज्यादा होती है? गुजरात से होती है, राजस्थान से होती है, महाराष्ट्र से होती है, उत्तर प्रदेश से होती है, बिहार से होती है, मध्य प्रदेश से होती है, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना एटसेट्रा, दे आर साइडलाइंड। दैट्स द फैक्ट। इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा कि आपके पास भले ही आप दिल्ली को चालू रखिए, एक और राजधानी होनी चाहिए जो कहां पर हो? साउथ इंडिया में, जिससे उनको भी लगे कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन सिक्योर हो रहा है। एक और आर्गुमेंट अंबेडकर जी ने बताया, दिल्ली हमारी राजधानी है, लेकिन सोचिए, क्या सभी के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए दिल्ली पहुंचना इतना आसान है? नहीं। कोई व्यक्ति अगर केरला में बैठा है, कन्याकुमारी में बैठा है, उसके लिए दिल्ली कितना दूर होगा? और उसकी बात छोड़िए, आप गुजरातियों की बात करिए, हम भी बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप सोचिए, कोई असम में बैठा है, उसको अगर दिल्ली पहुंचना है, उसको 2 दिन लगेंगे। तो क्या आपकी राजधानी इतनी दूर होनी चाहिए? ऑब्वियसली नो। राजधानी ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि जहां पर सभी लोग आसानी से पहुंच सके। दैट वाज हिज आर्गुमेंट। और अपनी आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए अंबेडकर जी ने लिखा है कि पहले भी हमारे देश में 2 राजधानियां हुआ करती थी। मुगलों का इतिहास पढ़िए। मुगलों के दौर में हमारे यहाँ पर 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक तो थी दिल्ली और दूसरी थी श्रीनगर। गर्मी काफी पड़ती थी, श्रीनगर चले जाते थे गर्मियों में। ठीक इसी तरह जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करना शुरू करते हैं, उन्होंने भी हमारे देश में 2 राजधानियां बनाई। शुरुआत में तो कलकत्ता थी उनकी मेन राजधानी। आपको पता होगा कि 1911 में कलकत्ता से उसको लाया गया दिल्ली में, और दूसरी एक राजधानी बनाई गई, वो थी शिमला में। गर्मी उनको रास नहीं आएगी, तो जब भी समर होगा तो वो चले जाएंगे शिमला। तो अंबेडकर जी ये बताते हैं कि हमारे देश में पहले से 2 राजधानियां रही हैं, और आज ये वक्त है कि हमें 2 राजधानियां बनानी चाहिए। अगर आपको पता हो, 2018 में कर्नाटका राज्य से भी एक डिमांड आई थी कि दिल्ली के अलावा भारत के अंदर एक और राजधानी बनानी चाहिए।
ठीक है, दिल्ली के अलावा एक और राजधानी होनी चाहिए। कहां पर, कौन से शहर में? यह भी हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति कहे कि 2 राजधानियां होनी चाहिए, लेकिन यह ना बताए कि दूसरी राजधानी कहां पर होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति अंबेडकर जी नहीं थे। वो सभी चीजों को लिखकर आपको बताते थे, आर्गुमेंट्स के साथ बताते थे। अंबेडकर जी ने अपनी इस किताब लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडिया में बताया है, दिल्ली के अलावा दूसरी राजधानी होनी चाहिए हैदराबाद में। दिल्ली के अलावा दूसरी राजधानी होनी चाहिए हैदराबाद में। अब सवाल होगा कि हैदराबाद में क्यों? उन्होंने कहा, अब देखिए, हैदराबाद उस लोकेशन पर है जहां पाकिस्तान और चाइना के लिए पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अगर लैंड रूट से उसको पहुंचना है तो हैदराबाद तक पहुंचना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली तो बिल्कुल बगल में पड़ा है, हैदराबाद काफी दूर है। दूसरी एक चीज, डिफेंस के पर्पज से वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। दूसरी एक चीज, दिल्ली ज्यादातर शहरों के लिए, ज्यादातर इलाकों के लिए दूर है। अगर हैदराबाद को हम देखें तो देश के ज्यादातर शहरों से वो नजदीक है, मतलब कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द सिटीज, एक समान अंतर पर वो लोकेटेड है। दैट थिंग, हैदराबाद पहले से काफी एक प्रॉस्परस सिटी रहा है, और अगर हैदराबाद के अंदर आपने राजधानी बनाई ना, तो साउथ इंडिया के लोगों को लगेगा राजधानी हमारे करीब है, हमारे पास है। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जब हम जय भीम के नारे लगाते हैं तो क्या उस जय भीम में इस भीम के बारे में जानते हैं जिस भीम ने इस भारत राष्ट्र के लिए, इस भारत देश के लिए 2 राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? ये हमने नहीं माना, अभी तक नहीं माने हैं, और यही वो वजह है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच लगातार दूरियां बढ़ रही है, लगातार दूरियां बढ़ रही है। अभी हम देख रहे हैं तमिलनाडु में क्या हो रहा है। दे आर अगेंस्ट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है उसके खिलाफ है। उनको ये लगता है कि उस शिक्षा नीति की मदद से भारत सरकार उन पर हिंदी भाषा थोपना चाहती है, वो तमिल को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये हमें दिखा रहा है कि स्टिल द गोल ऑफ मेकिंग अ नेशन आउट ऑफ अस is unfinished. Still that national integration is lacking. हम अभी तक जुड़ नहीं पाए, अभी तक एक नहीं हो पाए हैं। पिछले साल आप देखिए क्या हुआ था। जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स पहुंच गए दिल्ली। क्यों? धरना करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। भला चीफ मिनिस्टर क्यों आंदोलन करेगा? आम लोग आंदोलन करेंगे ना, मेरे आपके जैसे लोग आंदोलन करेंगे, चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना आंदोलन करता है। सदर्न इंडिया के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स दिल्ली पिछले साल आंदोलन के लिए चले गए। क्यों? उनका मानना यह है भारत सरकार के द्वारा उनको जितनी धनराशि दी जानी चाहिए उतनी नहीं दी जाती है, कम दी जाती है। जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, दक्षिण भारत के राज्यों को कम दिए जाते हैं। उन्होंने पूरी एक मूवमेंट चलाई जिसको कहा जाता है साउथ टैक्स मूवमेंट। मैं मानता हूं कि इस साउथ टैक्स मूवमेंट की नौबत ही ना आती अगर हमने तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो बातें कही गई थी उन बातों को मान लिया होता। इसी किताब के अंदर अंबेडकर जी ने आगे एक और सुझाव दिया था जो भी हमने नहीं माना है। भाषा के आधार पर हमने राज्य बना दिए। तब अंबेडकर जी ने हमें इसका जोखिम बताया था। उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा था कि यू आर क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर। दिस आर नॉट माई वर्ड्स, दिस आर द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो इतना बड़ा प्रांत बना था, इतना बड़ा राज्य बना था कि जिसके लिए अंबेडकर जी ने अपनी किताब में ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि वी हैव मेड लिटरली अ मॉन्स्टर इन द फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब करीब 20 करोड़ है, करीब करीब 20 करोड़ है। भारत का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 20 करोड़ की आबादी का मतलब यह होता है कि भारत का हर छठा नागरिक, हर छठा या सातवां नागरिक वो उत्तर प्रदेश से है ना। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि इस देश में सरकार किसकी बनेगी, इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक स्टेट तय करता है। आपको भी पता होगा नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का चुनाव जब पहली बार लड़े तो वो बड़ौदा से लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे,
और दोनों जगह से वो जीते। दोनों जगह से जीतने के बाद उन्होंने बड़ौदा की जो सीट थी वो खाली कर दी, वाराणसी की सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेचर चालू रखा, मतलब कि अपनी मेंबरशिप चालू रखी। दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। दक्षिण भारत के राज्य कहां हैं? वेयर आर दे? करीब 80 के आसपास लोकसभा के अंदर सीटें मिली हुई है उत्तर प्रदेश को। दक्षिण भारत के राज्यों की आबादी कम है, उनकी सीटें भी कम हैं, और इसीलिए आपको यह मसला पता होगा 2026 माने कि अगले साल लोकसभा की जो सीटें हैं वो राज्यों के बीच दोबारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हाँ, डिलिमिटेशन होने वाला है। दक्षिण भारत के राज्यों को यह खौफ है कि अगर आबादी के हिसाब से यह किया गया ना तो हम तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन काफी कम है। इन कंसर्न्स को आज हमें एड्रेस करना पड़ रहा है। होती तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। अंबेडकर जी ने अपनी किताब में साफ शब्दों में कहा था, किसी भी राज्य की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को उनकी आबादी कितनी है? करीब 34 करोड़, 34 करोड़। उनके पास राज्य कितने हैं? 50। Population of United States of America is approximately 34 crore and that is divided among 50 states, 50 राज्य। अगर एवरेज निकाला जाए तो हर एक राज्य में कितनी आबादी होगी? करीब 70 लाख, करीब 70 लाख, 70 lakhs। इतनी आबादी तो हमारे शहरों में बसती है, हमारे अहमदाबाद में बसती है। अब दिल्ली और बॉम्बे की बात करिए, उनकी आबादी करीब 1.25-2 करोड़ है। वहां पर उतनी आबादी राज्यों की नहीं होती जितनी आबादी हमारे यहां पर शहरों की होती है। That's the very reason the administration is very poor। प्रशासन काफी वीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए अंबेडकर जी ने तब हमें बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी भी राज्य की नहीं होनी चाहिए। आज के हमारे हालात ये हैं, देश के अंदर हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है। सभी को आप जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर हुए 36। हमारी आबादी है करीब 145 करोड़। जोड़कर देखिए, ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट की पॉपुलेशन होती है करीब करीब 4 से 4.25 करोड़। 2 करोड़ तब उन्होंने 1950 के दशक में कहा था, और आज हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन है हर एक स्टेट की उससे डबल, मोर देन डबल, 4 से 4.25 करोड़। दैट थिंग, it is high time that we create new states। It is high time that we create new states। आपको पता होगा लेटेस्ट 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग किया जाता है, तेलंगाना। उसके पहले 2000 के साल में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड। इसके मायने क्या हुए? जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं थे, सोचिए तब उसकी आबादी कितनी होगी। आज अगर उत्तर प्रदेश अकेले की आबादी इतनी ज्यादा है, तो जब उत्तराखंड का एरिया भी, उसके लोग भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करते होंगे, तब उनकी आबादी कितनी रही होगी। बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो ऐसा नहीं है कि हमने नए राज्य नहीं बनाए हैं, लेकिन आज उस दौर में हम पहुंच चुके हैं कि जहां पर अंबेडकर जी के उन विचारों को लागू न करने की वजह से एक नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम स्ट्रेस देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। राज्यों के अंदर हम नए जिले, नए डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। अंबेडकर जी के हिसाब से जो हमें और राज्य बनाने चाहिए वो हमें बनाने होंगे। अंबेडकर जी ने पढ़ाई क्या की थी? अगर मैं किसी बच्चे को अभी यहां पर बुलाऊं, कहूं कि स्टेट से आप बताइए कि उनके पास कौन कौन सी डिग्रियां थी, वो बोल देगा। हम बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं कि उनके पास इतनी सारी डिग्रीज थी, आपको याद होनी चाहिए। हाँ, लेकिन इन्हीं डिग्रीज के साथ हमें कुछ सवाल करने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वॉज द पर्सन जिन्होंने पीएचडी किया था। कहां से?
कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की बहुत ही फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। एंड ही वाज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन बट द फर्स्ट एशियन टू डू पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड इन इकोनॉमिक्स। सिर्फ एक भारतीय नहीं, एक एशियाई देशों में सबसे पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने अमेरिका जाकर इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी हासिल किया हो। वो वहां पर नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी। गुड इनफ। इतनी सारी पढ़ाई उन्होंने इकोनॉमिक्स में करी। मैं अगर आपसे पूछूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के अर्थतंत्र में उनका योगदान क्या है, क्या हम बता पाएंगे? वेरी डिफिकल्ट। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंबेडकर जी ने किताब लिखी थी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस एंड ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों के शासन के दौर में भारत में प्रोविंशियल फाइनेंसेस किस तरह से इवॉल्व हुए, उसका पूरा एनालिसिस उन्होंने किताब में तैयार किया था। और इसी एनालिसिस के आधार पर उन्होंने बताया था कि आपके पास राज्य हैं, लेकिन राज्यों के पास किसी भी तरह के फाइनेंसेस नहीं हैं। अब सोचिए कैसी बात होगी, आपकी इतनी बड़ी एसेट है ओएनजीसी की महसाणा में, लेकिन उस एसेट के पास किसी भी तरह के फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं है, तो एसेट काम कैसे करेगी? अंबेडकर जी ने तब कहा था कि हमारे पास प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनके पास ज्यादा कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है। वो खर्चा करना जानते हैं, कमाना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके पास टैक्सेशन के कोई पावर्स नहीं है। इन बातों को समझाकर भारत के संविधान में उन्होंने सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में प्रावधान जोड़े। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, आप इन रिलेशंस को पढ़िए। इन रिलेशंस की मदद से ही हमारे राज्यों को काफी सारे टैक्सेशन के पावर्स दिए गए हैं। अगर ना दिए गए होते तो जीएसटी कहां से आता, सेल्स टैक्स कहां से आता, स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहां से आता? ये अंबेडकर जी की बदौलत है। साथ ही उनका मानना यह था कि केंद्र सरकार के पास टैक्सेशन के पावर्स हैं, केंद्र सरकार की काफी ज्यादा इनकम होती है, लेकिन इन पैसों का वो करेंगे क्या? आपका खुद का तो कोई अलग से एरिया है नहीं। अंबेडकर जी ने माना कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कोई भी इनकम की जाती है, उस इनकम से एक शेयर मिलना चाहिए राज्यों को, राज्यों को एक हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन वो हिस्सा कितना होगा वो केंद्र सरकार अपने हिसाब से तय नहीं करेगी। वो तय करने के लिए उन्होंने संविधान के अंदर रचना करी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की, भारत का वित्त आयोग। आज भारत में अगर वित्त आयोग है और उस वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस के आधार पर केंद्र सरकार की इनकम से राज्यों को कोई शेयर दिया जाता है, तो वो पूरा शेयर अंबेडकर जी की बदौलत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हो, उस कंट्रीब्यूशन के बारे में आजाद भारत के हम लोग नहीं जानते हैं, वो कैसे हो सकता है? आपको पता होगा अंबेडकर जी ने रिजाइन किया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पता है आपको उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था? यस, हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट से सरकार पास नहीं करवा पाई। नेहरू जी की सरकार ने माना कि इस बिल को इस स्वरूप में पारित करना नामुमकिन है, इस बिल को डाइल्यूट कर दिया जाए। अंबेडकर जी इसके लिए तैयार नहीं थे, वो इसके खिलाफ थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दिस इज द पॉपुलर स्टोरी, दिस इज द पॉपुलर स्टोरी, मतलब कि एक ऐसी बात कि जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये तो कारण था ही, लेकिन उसी के साथ आप अंबेडकर जी के उस पूरे रेजिग्नेशन लेटर को पढ़िए। उस रेजिग्नेशन लेटर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट हूं, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट होने के बावजूद आजाद भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह से तैयार किया जाएगा, इस बाबत, इस मामले में जब बातचीत हो रही थी सरकार के बीच, मुझे बुलाया ही नहीं गया। इकोनॉमिक्स का अगर कोई पीएचडी है
तो ऑब्वियस सी बात है, आजादी के बाद भारत की इकोनॉमी किस तरह से तैयार होगी, उसका इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा होगा, उस मामले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राय लेनी चाहिए। हाँ, अंबेडकर जी ने बताया कि मुझसे पूछा भी नहीं गया, उनको लॉ मेंबर बनाया गया था। लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज को याद रखते हैं कि वो देश के सबसे पहले कानून मंत्री थे। अंबेडकर जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था, कानून मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कानून मंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कानून मंत्री की पोजीशन कोई इतनी सिग्निफिकेंट पोजीशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका मानना ये था, द पोजीशंस लाइक फाइनेंस मिनिस्टर दे आर ऑफ रियल सिग्निफिकेंस। मेरे इकोनॉमिक्स में नॉलेज होने के बावजूद मुझे इस किसी भी पोजीशन के लिए, कैबिनेट की किसी भी इकोनॉमिक कमिटी के लिए कंसिडर नहीं किया गया। क्या ये सही था? वो इस्तीफे में बताते हैं कि मुझसे ये वायदा किया गया था कि आजादी के बाद जो भारत के लिए 5 ईयर प्लान्स, 5 साल का आयोजन किया जाएगा ना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई है, अब तो नहीं बनाते हैं। अंबेडकर जी बताते हैं कि इस प्लानिंग के लिए जो कमीशन बनाया जाएगा, वो कमीशन मुझे संभालना होगा। ये मुझसे बताया गया था आजादी के पहले, ये भी नहीं हुआ। माई पॉइंट इन मेकिंग इज, अंबेडकर जी ने रिजाइन किया, उसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा सके, उसके अलावा ये भी वजह रही थी। साथ ही अंबेडकर जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि वो नाखुश थे भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी से। उनका मानना यह था कि कश्मीर का मसला अननेसेसरीली वी हैव क्रिएटेड अ डिस्प्यूट आउट ऑफ इट, बिना वजह उसको हमने बड़ा मुद्दा बना दिया है। कश्मीर से ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए हमारे पूरब के एरिया में, वहां पर जो पूरब में पाकिस्तान बन रहा था, वहां पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। कश्मीर का मसला तो हल हो जाएगा, पूरब का मसला हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। शायद उस वक्त इस बात को भी माना नहीं गया था, और इसीलिए अब देखिए, कश्मीर का मसला तब शुरू हुआ, आज भी खत्म नहीं हुआ। और पूरब में आप देखिए, पूरब में एक देश बना पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर वो बना बांग्लादेश। वो पाकिस्तान रह नहीं पाया, 1971 में वॉर हुआ और पाकिस्तान से वो बना बांग्लादेश। किसी भी स्टेट्समैन के पास इन सब चीजों को समझने की समझ तब नहीं थी। ये साबित होता है कि जब हम देखते हैं कि उस वक्त के राइटिंग्स में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने इन सभी मसलों पर अपनी राय रखी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आती है, 2 या 3 ही चीजें हैं कि जो हमें याद हैं। एक तो है वो दलित नेता, दूसरे है वो संविधान के रचयिता। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते हैं और वो बहुत ही गलत है। मैं आशा करता हूं कि आज से हम ये कोशिश करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। अंबेडकर जी सिर्फ जय भीम के नारों में नहीं है, वो वहां पर भी है, लेकिन सिर्फ वहां पर नहीं है। अंबेडकर जी किताबों में हैं, वो भारत के संविधान में हैं, बुद्ध एंड हिज धम्म किताब में है, स्टेट एंड माइनॉरिटीज किताब में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मिलेंगे। इन सब किताबों को आप पढ़िए और इन किताबों की मदद से उस भीम को समझने की कोशिश करिए। जब आप उस भीम को समझने की कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो डेमोक्रेसी का मॉडल हमने अपनाया है, दैट इज जस्ट अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र है। अंबेडकर जी ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र विफल साबित होगा कि अगर हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। सबसे पहले समाज में एक लोकतंत्र की हमें स्थापना करनी होगी, तभी राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो पाएगा। और इसी सामाजिक लोकतंत्र के लिए हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। ये अंबेडकर जी ने बताया था। अगर ये हम नहीं कर पाए हैं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कोई मायने नहीं रहते हैं। दैट्स इट। आशा करता हूं कि अंबेडकर जयंती के इस मौके पर अंबेडकर जी की कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा होऊंगा। वक्त हो चुका है। अगर आपके कुछ सवाल हो और ऑर्गेनाइजर्स हमें अलाउ करते हैं तो मैं आपके सवाल लेने की भी कोशिश करूंगा, आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बस इसी के साथ मेरे अपने इस वक्तव्य को यहीं पर रोकता हूं। जय भीम।